so that we can optimally help industries or colleges or education or any business for that matter. तो हमको इसको AI as a fear नहीं लेना है. We need to understand that AI is here to assist me. It is here to help me. It is something which doesn't forgets. उसको सब कुछ बहुत सारी चीजें याद रहती है, लेकिन it is not human. It doesn't have an emotion. It is just a pattern detecting tool. और वो पैटर्न डिटेक्ट करके फ्यूचर डिटेक्ट करता है. लेट्स से आई एम रनिंग अ शॉप फॉर 25 years, तो मुझे ये पता रहेगा कि नेक्स्ट ईयर 2026 दिस मंथ कितना सेल हो सकती है, बिकॉज मेरे को 25 साल का एक्सपीरियंस है. The same way model learns from a lot of data and it can predict the future. If I want to give you a very quick introduction about what generative AI is, it is just an autocomplete जो हमारे फोन में होता है. जब हम मैसेज लिख रहे होते हैं, हम हाउ आर लिखते हैं व्हाट्सएप पे, तो यू ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाता है. हम यू पे क्लिक करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क सेंटर में आ जाता है. दिस एंटायर थिंग इज जस्ट एन ऑटो कंप्लीट, बट द आइडिया इज जनरेटिव एआई इज ट्रेन्ड ऑन अ लॉट ऑफ डेटा, हेंस इट कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग. मतलब उसने सिर्फ हाउ आर यू को नहीं पढ़ा है पहले, उसने कभी पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी है. आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो शायद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नेक्स्ट वर्ड करके पूरा पैराग्राफ आपको प्रिंट करके दे. जनरेटिव एआई इज वेरी सिंपल, इट इज जस्ट एन ऑटो कंप्लीट. जो हम देखते हैं वो पूरा कोड लिखता है, पूरा एसे लिखता है. इट इज जस्ट कंप्लीटिंग इट वर्ड बाय वर्ड बाय वर्ड. तो वी विल रीच देयर, बट थोड़ा सा हम क्लासिकल सिनेरियो समझ लेते हैं कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है इसका, सो दैट हम सबको एक बेसिक एरिया मिल जाए जहाँ पे वी ऑल आर एट अ कॉमन प्लेस, सो दैट व्हेन वी आर यूजिंग टूल्स, तो मैं अगर मुंह से जार्गन को यूज कर रहा हूँ, इफ आई एम सेइंग मॉडल, इफ आई एम सेइंग इमेज जनरेशन, तो यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई मॉडल इमेज जनरेट कर रहा है तो हाँ उसने पास्ट में बहुत सारी इमेजेस का डेटा रीड किया. तो विल गो देयर, विल रीच देयर ग्रेजुअली. And feel free to interrupt, feel free to ask questions. I want the session to be interactive. I don't want that कि मैं बोलता रहूं और 90 minutes बाद session हेलो बड़ेगा पर सर बोलते हैं. Whatever you want to ask, whatever you want to discuss, we धार्मिक can बोलते discuss. हैं MMTPC नागपूर यूनिव्हर्सिटी. Hopefully you can see the screen. धार्मिक देठे सरांनी मला तुमचा नंबर दिलाय सर. हां Just सर thumbs up आपण anyone if can. कोर्स ऑर्गनाइज करतो आहे आर्टिफिशियल All इंटेलिजन्स. right, amazing. कालपासून सुरू झालंय, 17 तारखेपर्यंत आहे तो. तर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठेवायचं होतं. नाम बहुत खतरनाक है, काम भी बहुत खतरनाक कर रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली इन इट्स कॉमन सेंस क्या वो एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड है जो हमको समझना बहुत मुश्किल है. फर्स्ट ऑफ ऑल my way of letting others know is, first of all, do not consider it as a rocket science. It is not something which is very difficult to understand और हमको उसको समझने में मुश्किल होगी. इंसानों ने बनाया है, इंसानों के लिए बनाया है. We can surely understand it. In very simple terms, AI is just something which is making decisions. ठीक है? Without the influence of a human. मतलब मैं उसको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो डिसीजन बना रहा है. अब वो डिसीजन कैसे बना रहा है, इज इट मेकिंग अ स्मार्ट डिसीजन और नॉट स्मार्ट डिसीजन, उससे मतलब नहीं. इट इज मेकिंग डिसीजन. अगर आज से कम 45 years earlier, SQL was developed. The language structured query language. Hopefully people are aware. अगर नहीं भी पता है तो आप समझ लीजिए डेटाबेस को क्वेरी करने की लैंग्वेज थी. डेटा कहीं पे पड़ा है, वहां से कुछ निकालना है, उसको मैं SQL सर हा व्हाट्सएप नंबर आहे का? उसके अंदर एक बेसिक इफ एल्स लगाना. एक अजून नंबर दिला आहे. अगर टाइम ग्रेटर देन 5 है तो आई शुड दोन नंबर टाइम लेस देन 5 है तो आई शुड वर्क. तर हा 9892. दिस बेसिक डिसीजन मेकिंग इज आर्टिफिशियल मी यावरती तुम्हाला it has been present around us since past 40 45 50 years. Okay, it is not something. Thank you so much. So AI and generative AI, there is a gap of at least 40 years in both of them. ये बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है. ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं. However हम यूज करते हैं, बहुत बोलते हैं AI नहीं. The thing which we are currently working upon, that is generative AI. That is entirely different thing, and it has taken transformations from a lot of series. तो हम पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमें, AI is anything which is having human level intelligence. It doesn't think like humans, but it tries to mimic humans. Okay, so जो आज से 10 साल 20 साल 30 साल से हम कैलकुलेटर तक यूज कर रहे हैं, even that is AI. Because जब हम प्लस दबाते हैं तो वो एडिशन करके देता है, जब हम माइनस दबाते हैं सब्सट्रैक्शन करता है. इट इज एबल टू मेक डिसीजंस कि कुछ करने पे कुछ और करना है. इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वेरी बेसिक एग्जांपल. बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उस टाइम थी, इट वाज एंटायरली रूल बेस्ड इंटेलिजेंस को बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स.
जो हार्ड कोडेड रूल्स है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपको, रूल में अगर लिखा है शाम को 5 बजे से पहले, टाइम क्या है, शाम को 5 बजे से पहले है, तो काम करो, 5 बजे से ऊपर हो गया घर चले जाओ, दिस इज द रूल, राइट? दिस इज ह्यूरिस्टिक्स, इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। तो क्या होगा, मशीन सिस्टम देखेगा टाइम क्या है, अगर टाइम 500 पर है वो आपको दे देगा कि आप घर जाओ। बट वी एज ह्यूमंस वी मेक डिसीजंस इन अ वेरी डिफरेंट वे। हम हमेशा दिमाग में एक रूल नहीं रखते हैं, वी हैव अदर थिंग्स। लेट्स से शाम के 5 तो बज गए हैं, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, तो व्हाट वी विल डू इज वी लीव एट 5:50 5:50 or maybe 6, राइट? ये अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस को आई है एक्सपीरियंस से। तो ह्यूमंस चाहते थे कि हम डायरेक्ट रूल्स ना दें सिस्टम को, हम सिस्टम को डेटा दिखाएं पास्ट का और उसे बोले तुम बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लो। एंड दैट्स हाउ दिस ह्यूरिस्टिक, दिस रूल बेस्ड AI converted into something called as machine learning, जिसमें machines को historical data दिखाया जाता था बहुत सारा, और उसको बोला जाता था अब तुम prediction करो future के। तो I'll quickly give you a very clean example, maybe that would help you. Hopefully you can see my OneNote screen. I'll write a few things. Let's say the data is about movies. Okay. और मैं बोल रहा हूँ there are some action scenes in a movie and there are some dialogue scenes in the movie and there is a column whether the movie was liked or not. Let's say a movie has 4 action scenes, maybe 10 dialogue scenes, maybe the movie was not liked. Okay. 0 means not liked. Maybe the movie had 5 action scenes and 3 dialogue scenes. The movie was maybe liked. Okay. Similarly, 3 and 7 not liked. 7 and 10 not liked. 10 and 5 liked. This is kind of data we have. By looking at the data, I'm sure you would be able to judge that whenever there are more action scenes in a movie than the dialogue scenes. मतलब मूवी जो थी वो मेरी एक्शन ओरिएंटेड थी, तो पीपल हैव यूजुअली लाइक्ड इट, राइट? हम ह्यूमंस पैटर्न बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं इसके अलावा आपको एक और अगर डेटा दिखाऊं 1 2 5 और let's say उसके बाद मैं दिखाऊं 2 3 8 and 5 7। अगर मैं आपको बोलूं इस रिलेशनशिप को दूं मैं XYZ है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि ये जो रिलेशनशिप है। इसके बाद अगर मैं आपको दूं 4 6, तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? क्योंकि आपने प्रेडिक्शन पहले देख ली है कि जब 2 नंबर ऐसे होते हैं तो व्हाट आई एम फीलिंग इज पहले नंबर को रखो, दूसरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो z आ जाता है। दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन ऑब्जर्व, राइट? x plus 2y, तो यहाँ पे 1 plus 2 times of 2 is 5, 2 plus 2 times of 3 is 8, 5 plus 2 times of 7 is 19। तो हम यहाँ पे भी 6 cross 2 12 plus 4 हम बता सकते हैं 16। दिस इज पैटर्न मेकिंग एंड मशीन लर्निंग डज दिस ओनली। ये हमने बहुत किया है पहले। इफ यू रिमेम्बर, ये इस तरह के क्विजेस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आते थे एंड दे यूज्ड टू पुश यू टू कमेंट, बताओ इसका आंसर क्या होगा। It was a very, very smart way of increasing the number of comments on your post. But this is actually what machine used to do. वो X और Y के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप ढूंढता था कि वो Z आ सकता है। अब फ्यूचर में से जब भी X और Y मिलेगा तो वो Z बता सकता है। अगर इसी से हम यहाँ इसको रिलेशनशिप निकालें तो हम भी बोल सकते हैं this is X, this is Y और उससे Z निकाल लें, राइट? और अगर मैं फ्यूचर में से सिर्फ X और Y दूं, मतलब मैं बोलूं मैंने नई मूवी बनाई है, अभी रिलीज नहीं करी है, X और Y तो होगा, एक्शन सीन कितने हैं, डायलॉग सीन्स कितने हैं, और वो हमको उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑपरेट करके बता सकता है कि मूवी आपकी सर लाइक होने वाली है कि नहीं, क्योंकि हमने पैटर्न ये देखा है कि एक्शन मूवीज आर यूजुअली लाइक्ड। The point here is humans are good in prediction, but only till the data is something which they can visually understand. हम लोगों का दिमाग जो है वो उसकी हार्ड डिस्क अच्छी है, रैम कम है,
हम लंबे टाइम का याद रख सकते हैं, बट टेम्पररी मेमोरी जो है वो 1-2 दिन की रहती है, हम तीसरे दिन का भूल जाते हैं। कई बार तो सुबह का याद करा हुआ शाम तक भूल जाते हैं। तो ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू रिमेम्बर थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टर्म, दैट्स व्हाई मशीन्स आर यूटिलाइज्ड टू डू दिस। अब एक्चुअल मूवी की अगर हम बात करें, उसमें सिर्फ एक्शन सीन्स और डायलॉग सीन्स होंगे नहीं, उसके अंदर मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज कि कास्ट में कौन कौन है। Let's say they have directed, मतलब used Ranveer Singh or maybe Shah Rukh Khan in their cast. Maybe what is the duration of the movie? It impacts a lot. What is the shooting location? It impacts a lot. Who's the director? This impacts a lot. Now you can understand whether the movie would be liked or not. It depends on a hell lot of things. और इतनी सारी चीजों का रिलेशनशिप बना के ये बताना कि लाइक होगा कि नहीं होगा, ये ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं था। दैट्स व्हाई मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू दिस डेटा एंड देयर वर एल्गोरिथम्स बिल्ड जो इन सारे चीजों के ऊपर रिलेशनशिप बनाएगा। ये जितनी चीजें हम यहाँ पे रखी है, तो अब मेरे पास डायरेक्टर आएगा, वो मुझसे सिर्फ ये पूछेगा आई वांट टू डायरेक्ट अ मूवी, बट मैं किस तरह की मूवी बताऊं। तो हम उसको बता सकते हैं कि सर you shoot your movie in maybe Malaysia, keep the duration less than 3 hours, people do not have time, use the director someone like this, cast में आप सर SRK को लो, action scenes सर ज्यादा रखना and dialogues कम। And by this what we have observed is in the past 10 years when such things have happened, the movie is usually like हम और चीजें भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम जॉनर डाल सकते हैं कि एक्शन मूवी के अंदर थोड़ा सा आप साई-फाई रखो, ऐसा रखो वैसा रखो, जितने भी आप मूवी के ऊपर फीचर सोच सकते हो वो सब आपको पास्ट में भी देखने हैं, आपको फ्यूचर क्रिएट करने के लिए वो सारी चीजें पहले बतानी। मशीन लर्निंग का काम सिर्फ इतना है, इट लुक्स एट हिस्टोरिकल डेटा एंड इट हेल्प्स अस इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर। इससे फायदा क्या हुआ, हमको रूल्स लिख के नहीं देने पड़े कि एक्शन सीन्स ग्रेटर देन 4 हो तो लाइक। अब मशीन ये नहीं देख रही है, it is comparing action scenes with the dialogue scenes to identify whether the movie would be liked or not. I hope yahan tak I am making sense that the machines have moved from a static rule to a dynamic automatically identified rule. From a static rule, the static rule was एक नंबर के ऊपर ग्रेटर देन लगाना है, एक्शन सीन्स ग्रेटर देन 5। अब किसी मूवी में एक्शन सीन्स तो 6 हैं लेकिन डायलॉग सीन्स 50 हो गए तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी लाइक। That's why it was necessary कि मैं हार्ड कोडेड रोल ना लिखूं, ऐसा रोल ना लिखूं जो नंबर प्रेजेंट हो, वो डायनामिकली डेटा के अंदर से देखे, कंपेयर करे 2-4 चीजों को और अपने आप एक डायनामिक रूल बना के रखे। क्योंकि us as humans we can see पहली वाली मूवी was not liked, दूसरी वाली was liked, तीसरी was not liked, fourth was not liked, तो हम सिर्फ एक कॉलम को देख के कभी नहीं बता पा रहे। We are comparing first column with second column, then only we are able to make something. This relationship between data is considered is said to be a pattern inside the data, and ML का काम था वो पैटर्न को समझे। जो हमने सबसे पहले इन दो डेटा को देखा है, इसमें हमने सबसे पहले पैटर्न को समझा था। इस डेटा में जब हमने z निकालने की कोशिश कर रही थी, हमने x और y के रिलेशनशिप और पैटर्न को समझा था। हमने रूल नहीं लगाया कि जब 1 होगा x में और 2 होगा y में तो 5 होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर हम रूल लगाएंगे तो हम 3-4 चीजों पे ही काम कर सकते हैं। बट अगर हमने मशीन को सिखा दिया, आप सोचो इट्स लाइक द सेम एग्जांपल, मैं अगर अपने ड्राइवर को सिर्फ एक ही रास्ता दिखाऊं तो वो मुझे रोज उसी रास्ते से ले जाएगा। इट विल दैट पर्सन वुड नॉट यूज हिज इंटेलिजेंस, बट इफ आई शो हिम ऑल द वेज टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक ही कैन travel me from any of the routes which will be the best performing. So the idea is moving from hard coded rules to automatically identified rules is moving from a very heuristic AI to machine learning. Okay, I hope it made sense. If not, you can let me know, I can try a different example, but this is something which I hope usually makes sense to all of us because हम movies से relate कर पाते हैं. All right, thank you very much for the thumbs up. I understood. ठीक है, so maybe this is what is mentioned here also. Learn patterns in historical data and make predictions. This is all what ML is. Okay, so machine learning answers the question what is likely to happen. What is likely means what is highly probable to happen. मतलब इस चीज के होने के ज्यादा चांसेस हैं. So हम
इसको अगर हम if you try to apply in our domain as educators, what we can see is, हम अगर स्टूडेंट का पैटर्न्स देखें कि जब हम सेमेस्टर में 4 बार इंटरनल टेस्ट लेते हैं, सेमेस्टर में 5 बार लैब्स करवाते हैं, सेमेस्टर में XYZ चीजें और कराते हैं, यूजुअली व्हाट वी हैव सीन इज दैट सेमेस्टर फॉर द स्टूडेंट्स गोज वेल. सो अगर हम डेटा कैप्चर कर लें और हम एक फाइनल आउटपुट निकाल लें कि how much was the average performance of that student during semester when certain new things were employed, और ऐसे हम पुराना डेटा कैप्चर करें, तो what we can do is if we want to make a certain semester go well, हमको अपने इनपुट डेटा में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए. एंड दिस इज व्हाट ऑल बिजनेसेस नीड. मुझे अगर पता हो कि मैं 2026 में क्या क्या करूं दैट माय करियर गोज वेल, I'll do that, and for that I'll look in my past that what I did wrong, what I did right, which year went well, which year went wrong. So this all gives you an idea कि मशीन से ह्यूमन ब्रेन की मिमिकिंग कराई जा रही है और हर लेवल पे वो मिमिकिंग और बेटर होती जा रही है. AI में it was very basic, ML में it went one notch above. इसके आगे जो हम चीज देखेंगे it will gradually grow, and generative AI में it is considered as the peak. Right now it is the peak of technology which we are seeing. All right, moving ahead. Machine learning was good, right? It can do a lot of things, but machine learning की problem क्या है? Machine learning cannot generate things. It cannot write explanations. It cannot generate. It can predict, but it cannot generate. मतलब I can say whether the movie will be liked or not, but वो कभी मेरे को ये नहीं बता पाएगा why the movie would be liked. और हमको यही चाहिए, we always need an explanation. क्यों? If you are saying that the movie would be liked, but why? What kind of rule you have assumed? ML मेरे को ये चीज नहीं बता पाता. और the bigger problem with ML is that it works only on structured data. When I say structured data, that means tabular format. इस तरह का डेटा जो हमने अभी बात करी. Rows and columns में जो डेटा पड़ा है, machine learning उस पर अच्छा काम करता है. Machine learning doesn't work well on unstructured data. We will discuss how then text पे कैसे काम कर रहा है, वो तो tabular format में नहीं है. We will discuss that. पहली चीज ये. दूसरी चीज ये आप लोगों को शायद से कॉमन सेंस बताएगा और मेरे को भी ये कॉमन सेंस में ही समझ में आता है कि अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ 2 मैचेस में आपको इंडिया के और किसी और कंट्री के दिखाऊं और मैं आपको बोलूं बताओ थर्ड मैच इंडिया जीतेगी कि नहीं, तो आप बोलोगे नहीं, मैं सिर्फ 2 मैच पुराने देख के ये नहीं बता सकता. आई नीड टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट लास्ट 20 मैचेस, देन ओनली आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगला मैच जीत सकते हैं. क्यों? क्योंकि प्लेयर्स चेंज हो सकते हैं, उन 2 मैच में हो सकता है सारे नए प्लेयर्स हो, और भी ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं, लोकेशन मैटर कर सकती है. देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन मैटर, राइट? तो द वेरी सिंपल थिंग व्हिच वी ऑल कैन इजीली अंडरस्टैंड इज, मुझे अगर फ्यूचर में कोई बोला जाएगा बताओ ये चीज होने वाली है नहीं, तो आप बोलोगे पहले मुझे पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज दिखाओ. मशीन लर्निंग भी इसी चीज की डिमांड करता है कि पहले मुझे पास्ट का बहुत सारा डेटा दिखाओ, देन ओनली आई विल बी एबल टू प्रेडिक्ट वेल. बट यहाँ एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. मशीन लर्निंग की जो क्लासिकल एल्गोरिथम्स थी उनका अगर हम ग्राफ बनवाएं बिटवीन परफॉर्मेंस एंड डेटा साइज, ओके, इस डायरेक्शन में डेटा साइज बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में परफॉर्मेंस बढ़ रही है. और मैं अगर एमएल की बात करूं, एमएल वाज गुड इनफ until a particular data size, but beyond that it used to plateau. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमने डेटा साइज लेट्स से कुछ लिया, परफॉर्मेंस ये थी, डेटा साइज बढ़ाया तो परफॉर्मेंस भी बढ़ी, और डेटा साइज बढ़ाया तो परफॉर्मेंस भी और बढ़ गई. लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हम डेटा साइज कितना ही बढ़ा रहे हैं, हम वी आर मूविंग अहेड इन एक्स एक्सिस, मतलब हम डेटा साइज बढ़ाते जा रहे हैं, बट यू कैन सी परफॉर्मेंस जो है वो मार्जिनली ही बढ़ रही है. करेक्ट? एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस. Machine learning cannot handle a lot of data. It can handle good amount. It can handle millions, billions of rows. But if we talk about कि machine learning को, ML को, इंटरनेट पे जितना भी डेटा है वो सारा का सारा दे देते हैं ट्रेनिंग के लिए, it's not possible. It won't be able to work. तो ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे हमको ये पता तो था कि मशीन लर्निंग को डेटा क्या देना है, लेकिन मशीन लर्निंग के पास पावर नहीं थी. It was not able to learn all the data. वो प्लेटो हो जाता था, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती थी. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए there came a thing which is called deep learning.
सबसे पहले डीप लर्निंग इज नथिंग बट न्यूरल नेटवर्क्स। हमने अगर नहीं भी सुना है देन आल्सो इट इज फाइन। न्यूरल नेटवर्क इज समथिंग व्हिच ह्यूमन ब्रेन हैज। हम हमारे ह्यूमंस के भी दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, ओके। एंड us as humans we have experienced कि हमने if we have lived a life of maybe let's say yes Shan. Can you once again repeat reason why deep learning introduced? Yes, sure. First of all, Sushant, were you able to understand that what was the reason ML was lagging? Yes sir. It does not support unstructured data. It does not support unstructured data, that is one thing. The second thing is मशीन लर्निंग को अगर मैं जरूरत से ज्यादा डेटा दूंगा तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी नहीं until a certain level। यहाँ ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमको दिख रहा है कि डेटा साइज जितना बढ़ रहा है उतना ही परफॉर्मेंस, जितना डेटा बढ़ा परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और डेटा बढ़ा परफॉर्मेंस और बढ़ेगी, और डेटा बढ़ा परफॉर्मेंस और बढ़ेगी। बट आफ्टर दैट इन दिस प्लेस वी आर सीइंग दैट वी हैव इंक्रीज डेटा साइज बट परफॉर्मेंस इतनी सी ही बढ़ी। मतलब यू कैन टेक माय वर्ड ऑन दैट। द आइडिया इज लेट्स से 50,000 रोज को हम लिमिट मान लेते हैं कि 50,000 रोज तक कोई मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम होगी, उसका परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा। मतलब वो पुराने डेटा से सीख के नया प्रेडिक्शन अच्छा करेगी, और डेटा दिया और अच्छा प्रेडिक्शन। बट 50,000 रोज को मान लेते हैं अभी के लिए लिमिट। 50,000 रोज के बाद उसका परफॉर्मेंस और नहीं बढ़ेगा। मतलब उसको और कितना ही डेटा दिखाओ तो आउटपुट वुड बी सेम, वो उससे ज्यादा नहीं सीख सकता। ठीक है, this was the problem। ये कंप्यूटिंग पावर की प्रॉब्लम थी कि मशीन लर्निंग इज नॉट एबल टू कंप्यूट मोर देन दिस। फर्स्ट थिंग इज दिस दैट इट वाज नॉट एबल टू कंप्यूट। सेकंड थिंग, हमको पता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम नहीं करता है, लेकिन वो भी अभी बाद में आएगा। अभी हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में बात ही नहीं है। अभी हम ये सोच रहे हैं कि हमारा एटलीस्ट स्ट्रक्चर्ड डेटा ही अच्छे से प्रोसेस कर दो तुम। न्यूरल नेटवर्क से स्ट्रक्चर्ड डेटा भी प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तो छोड़ो, स्ट्रक्चर्ड पे ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। That's why a new type of algorithm, entirely different from ML algorithms, a new algorithm called as neural network was introduced। and इसको बनाया गया था बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन को सोच के। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी न्यूरॉन्स होते हैं। आपने होपफुली अगर देखा है अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो एक न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके का होता है। There are layers and each layer neuron is connected to next neuron। हमें टेक्निकल बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, but this is what I want to give you an idea। मान लेते हैं ये न्यूरॉन्स मेरे फिंगर्स में है, ये मेरे सेंस ऑफ टच है, और ये मेरा ब्रेन है। अगर मैंने किसी हॉट पैन को टच किया तो मेरा ब्रेन को वो बताएगा कि ये अगली बार नहीं करना है। दिस इज द टाइप ऑफ लर्निंग अ न्यूरल नेटवर्क डज। फिंगर ने हॉट पैन को टच किया, वो सारा इंफॉर्मेशन पास ऑन होगा ब्रेन के पास, और ब्रेन को पता चलेगा दिस इज समथिंग व्हिच आई शुड नॉट रिपीट। तो नेक्स्ट टाइम माय ब्रेन हैज दिस नॉलेज कि फिंगर्स को हॉट पैन पे टच नहीं करना है। न्यूरल नेटवर्क कुछ इसी आर्किटेक्चर पे काम करता है, लाइक माय ब्रेन वर्क्स, दैट वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। हियर न्यूरल नेटवर्क rather than from experience it will learn from data। और एज ह्यूमंस जितना ज्यादा डेटा दिखाते हैं उतना बेटर परफॉर्म करते हैं। जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस, उसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों की। दिस इज समथिंग व्हिच इज अ यूजुअल केस। अ न्यूरल नेटवर्क बिहेव्स इन द सेम वे। और जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे, इफ आई टेल यू अबाउट द परफॉर्मेंस बिटवीन मशीन लर्निंग, इसको सब हटा देता हूँ मैं, ये हटा देता हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि मेरा मशीन लर्निंग का परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी देर बढ़ता है और फिर फ्लैट हो जाता है, फिर वो और बढ़ता नहीं है। न्यूरल नेटवर्क का परफॉर्मेंस उसको जितना डेटा देते हैं वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है। दैट्स व्हाई डीप लर्निंग इज समथिंग व्हिच टुक ओवर देन एमएल एंड इट वाज एबल टू परफॉर्म मच बेटर देन एमएल। क्योंकि वो ज्यादा डेटा देखेगा, जितना ज्यादा डेटा देखेगा और समझेगा उतना अच्छा फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकता है। एंड दिस इज व्हाट वी ऑल वांट, राइट? दैट व्हाटएवर प्रेडिक्शन आई मेक, मैंने बोला कि मूवी में 10 चीजें करो तो मूवी अच्छी जाएगी। ऑब्वियसली जितना ज्यादा डेटा दिखाऊंगा उसको मूवीज का, उतना अच्छा प्रेडिक्शन करेगा। एंड न्यूरल नेटवर्क के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं व्हिच वी डोंट हैव टू गो फॉर नाउ, बट द बेसिक आइडिया व्हिच वी शुड अंडरस्टैंड कि एआई क्यों हटा, बेसिक रूल बेस्ड एआई क्यों हटा, क्योंकि हम चाहते थे कि मशीन्स ऑटोमेटिकली डेटा के अंदर से पैटर्न ढूंढे।
बट मशीन को पैटर्न अच्छे से समझाने के लिए उसे और डेटा देना था। वो और डेटा हमने उसे दिया लेकिन वो समझ नहीं पाया क्योंकि उसकी कंप्यूटिंग पावर नहीं थी। और डेटा अगर हमको मॉडल को देना है, कुछ सीखने के लिए देना है उसको, तो वो हमको डीप लर्निंग के साथ करना पड़ता है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क जो है दे परफॉर्म बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डेटा साइज। बट न्यूरल नेटवर्क, machine learning, all these things, they work better on, they only work on structured data. Then what about unstructured data? Unstructured data, if I am addressing, तो मैं बात कर रहा हूँ what about text. हम अपनी बात करते हैं in the entire day. If you will see the amount of data which you generate, जो भी information we generate, हम व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, हम टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन हम दिन में टैबुलर फॉर्मेट वाला डेटा बहुत कम बनाते हैं। कभी ऐसा बना के किसी से बात करने की कोशिश नहीं करते। तो ह्यूमंस डू नॉट जनरेट a lot of structured data, they generate a lot of unstructured data. And if I talk about how much data split between, अगर जो 100% डेटा हम मान ले, उसका स्ट्रक्चर्ड सिर्फ 20% होता है, 80% अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है which we humans generate. तो साइंटिस्ट लोगों के पास प्रॉब्लम ये रह गई थी कि हमने स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर वी हैव रीच्ड आवर पिनेकल, पहुंच चुके हैं हम एक जगह पे, हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को कितना ही दे दो हम प्रोसेस कर लेंगे। और इस 20% डेटा को प्रोसेस करके दे अचीव्ड वंडर्स, राइट। हम सबको एमएल के एबिलिटीज के बारे में पता है, हमारा सारा गूगल मैप्स एमएल पे है, हमारा सारा मूवी प्रेडिक्शन नेटफ्लिक्स का इज ऑन एमएल। तो वो सिर्फ 20% डेटा से उन्होंने इतना अच्छा काम कर लिया है। तो व्हाट दे स्टार्टेड थिंकिंग इज दैट हाउ टू प्रोसेस दिस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा नाउ, दिस वाज द क्वेश्चन। बट डेटा सारा जितने भी एमएल मॉडल्स हैं दे वर्क ओनली विद स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो हम साइंटिस्ट का टास्क सबसे पहला क्या बना था कि ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है ना, इसको किसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड डेटा बना दो। स्ट्रक्चर्ड डेटा पे एग्जिस्टिंग एमएल मॉडल्स तो चलते ही हैं, तो वी विल बी एबल टू प्रोसेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आल्सो समहाउ। So the new task which came in was how to process unstructured data into structured data so that the existing ML and neural network models can run on it. I hope I'm making sense till here. A thumbs up would be helpful. Yes, sir. Okay. Okay. And this thing which you are seeing in front of you, in very simple words, it is NLP. Natural Language Processing. Natural language क्या है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। Natural language is a language which came into existence naturally. C++, C, Java, any language which humans created, it is not a natural language. Natural language is a language which came into existence naturally. जो हम इंग्लिश, हिंदी, मराठी में बात करते हैं, these languages. तो मशीन का काम था, सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों का काम था कि ह्यूमंस जो ये नेचुरल लैंग्वेज में बात करते हैं, ये मशीन को समझाने लग जाएंगे अगर, it will be able to do wonders. And इसका बहुत सिंपल एग्जांपल हमने बहुत पहले ही देख लिया था, which was Alexa, right? Alexa is, मैं उससे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ and it is able to understand that English or Hindi and it is able to respond me in that particular language, right? ये हम बहुत पहले से देख रहे हैं और this was the, I think so, one of the first of few things जिसमें natural language processing का actually implementation करके कुछ product बनाया गया और users को बेचा गया, and I think so Alexa worked very well. तो अभी टास्क हमको ये समझना है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर करना कैसे, और इसी से कहीं घूम घाम के हमारा टुवर्ड्स द एंड जनरेटिव एआई एक मॉडल निकलता है। कुछ ना कुछ गैप्स होंगे, उस पे काम किया, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, हम गैप्स पे काम करते करते आज का जो जनरेटिव एआई का मॉडल है वो बना। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टेक्स्ट है, टेक्स्ट मान लेते हैं कुछ ऐसे है, दिस इज गुड, दिस इज अ टेक्स्ट, और मे बी देयर इज अनदर टेक्स्ट, दिस इज बैड। ये मशीन को समझाना है हमको। अभी तो पता है दिस स्टेटमेंट इज गुड, अगर हम सेंटिमेंट की बात करें, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, मान लेते हैं। लेकिन ये मशीन को कैसे समझाएं? ये डेटा तो अनस्ट्रक्चर्ड है, इंग्लिश में, मशीन लर्निंग को तो टैबुलर डेटा चाहिए,
रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्लासिकल जो हमारा ट्रेडिशनल एनएलपी जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता था, इस टेक्स्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल एक वोकैब में कन्वर्ट किया जाता था। वोकैबुलरी क्या है? जस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल वर्ड्स। तो हम बोल देते हैं दिस इज गुड, बैड, दीज आर ऑल द डिस्टिंक्ट वर्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन माय वोकैब। फिर इस वोकैब के बेसिस पे लेट्स से इसको बोल देते हैं ये मेरा D1 सेंटेंस है, मेरा D2 सेंटेंस है। इस वोकैब के बेसिस पे D1 को कन्वर्ट किया जाता है। मतलब D1 में 1 दिस है, D1 में इज है, D1 में गुड है, लेकिन बैड नहीं। अगर हम D2 की बात करें, उसमें दिस है, इज है, गुड नहीं है, बैड है। और इसके आगे अगर हम उसका ओरिजिनल सेंटिमेंट लगाते हैं कि ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था, ये नेगेटिव, हमने एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट कर दिया था विद यूटिलाइजिंग वेक्टराइजेशन प्रोसेस। इसको बोलते थे, ये बहुत बेसिक है, लेकिन इसी का ही में भी एक बहुत आई वुड से बहुत modern way of vectorization is currently present inside ChatGPT also. आपका हर एक सेंटेंस इसी तरीके से नंबर्स में कन्वर्ट होता है। तो वोकैब में कन्वर्ट किया, वोकैब से हमने से स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्यूचर में कभी भी कोई सेंटेंस आएगा, जैसे किसी और ने एक रिव्यू में लिखा है दिस गुड, तो हमको समझ में आ रहा है जिस सेंटेंस में ये 1 है और ये 1 है वो यूजुअली 1 होता है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये भी 1 होगा। तो हमने बोल दिया ये सेंटिमेंट इसका सेंटेंस का पॉजिटिव है। दिस वाज द फर्स्ट सेंटिमेंट एनालिसिस व्हिच मशीन लर्निंग प्लस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वाज हैपेंड। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम थी। इसकी प्रॉब्लम क्या थी? अगर किसी ने लिखा है इज दिस गुड, तो ये देखेगा इज किस में है, इसमें है, ओके, दिस है इसमें, हाँ इसमें दिस भी है, गुड है इसमें, हाँ ये भी है, तो ये बोलेगा ये वाला जो सेंटेंस है ना ये नियरेस्ट है इस सेंटेंस पे और उसका सेंटिमेंट है पॉजिटिव। लेकिन एक्चुअली ये सेंटेंस एक क्वेश्चन था, इट नेवर सेड कि ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट वाला है। ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। ऊपर तो वर्ड सारे नंबर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, नीचे ऑर्डर चेंज कर दिया है बस। उसकी वजह से क्या लग रहा है यूजर्स को कि हाँ ये भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि उसे ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। दिस इज गुड इज अ कन्विक्शन, वो बोल रहा है हाँ पॉजिटिव है, बट इज दिस गुड इज नॉट अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। और ये प्रॉब्लम थी ट्रेडिशनल एनएलपी में। तो उसकी वजह से देयर केम फ्यू थिंग्स जिसको मैं अभी टेक्निकल में नहीं जा रहा। एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आया, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी आया। हमको बिल्कुल टेक्निकल नहीं जाना है, हमको ये समझना है व्हाट इज द एवोल्यूशन। RNN आया, LSTM आया, उसके बाद गेटेड रिकरिंग यूनिट्स आए, और टुवर्ड्स द एंड देयर केम अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मर्स। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आपका इस चीज में इंटरेस्ट है तो इस पेपर को एक बार आप पढ़ के देखना। दिस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर केम इन अ पेपर इज कॉल्ड अटेंशन इज ऑल यू नीड। एक रिसर्च पेपर है, आपको आराम से मिल जाएगा गूगल पे। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो शायद ना समझ में आए, तो आप क्या करो, उसको डाउनलोड करके मे बी ChatGPT पे अपलोड करके उसको उसका समराइजेशन पढ़ो। एंड I'm actually very proud to say that the one person who was leading the team of this particular research is in India. So this time, all the generative AI you are seeing, each and every tool, each and everything which is something we are terming as कि AI है, बहुत अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है, they all are based on this architecture. और इस आर्किटेक्चर पे वो पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स अलाउ करते थे पैरेलल प्रोसेसिंग, a lot of processing, और ये चलते थे GPUs पे, CPUs पे नहीं। That's why you might be hearing a lot आजकल ये NVIDIA के शेयर्स बहुत ऊपर जाते हैं। NVIDIA के शेयर्स NVIDIA बहुत बड़ी कंपनी हो गई। NVIDIA became a big company because to train transformers they needed GPUs. Everyone needed GPUs. और इस टाइम जितने भी आप LLM मॉडल्स देखते हैं, जनरेटिव AI की जितनी भी चीजें देखते हैं, they all are built on something where GPU was present. And GPUs are expensive things. So NVIDIA is taking the benefit out of it that everyone needs to train LLM, hence they need transformers, hence they need to process it on GPUs.
आई होप आई एम मेकिंग सेंस क्लियर। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो आपको ये समझ में आ गया जेमिनी क्या है। Sir. सावन सर, do you want to say something? Sir. No, sir. You raised a hand. Okay. No worries. All right. I think so. इससे हमें पूरा एक जर्नी पता चल गई है। तो अगर मैं उसे सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो सबसे पहले AI था, then came ML, मे भी इसको भी मैं बाहर बनाता हूँ, then came deep learning, then came NLP, और NLP का एक छोटा सा पार्ट है जनरेटिव AI. This is actually the overall idea. Every AI inside every ML is an AI, but all AI is not ML. Every ML maybe could be termed as deep learning, but all deep learning is not ML. Maybe you can relate this. The overall idea is generative AI sits on the core of everything. That's why हम ये दोनों words को बहुत ज़्यादा conjunction में use करते हैं. But all AI is generative AI, but all generative AI is not AI. Is something which you can relate. Maybe vice versa. But this is the idea behind it. So next time when you say AI or generative AI, maybe आपके दिमाग में वो एक spark आएगा कि हाँ, I am using this word correct or not, and hopefully you will be able to use it correctly now. अब generative AI है एक न्यूरल नेटवर्क को चाहिए डेटा। अगर डेटा जो है वो टेक्स्ट है तो प्रिंट क्या करेगा? टेक्स्ट। अगर डेटा इमेज है तो प्रिंट करेगा इमेज। अगर डेटा ऑडियो है तो प्रिंट करेगा ऑडियो। अगर डेटा वीडियो है तो प्रिंट करेगा वीडियो। ये हर एक चीज एक सेपरेट मॉडल होती थी पहले। इसका एक अलग मॉडल है, इसका एक मॉडल अलग है। मतलब एक ट्रांसफॉर्मर को ट्रेन कर दिया सिर्फ टेक्स्ट पे, एक ट्रांसफॉर्मर को ट्रेन करा सिर्फ इमेज पे, एक को सिर्फ ऑडियो पे, एक को सिर्फ वीडियो पे, और ये अलग अलग मॉडल्स सारे अलग अलग काम कर रहे थे। बट नाउ यू माइट बी सीइंग समथिंग कॉल्ड एज मल्टी मॉडल। आजकल जो नए मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं, मॉडल बोलते हैं कुछ लोग उसे LLM बोलते हैं, कुछ लोग उसको रेफर ही चैट जीपीटी के नाम पे करने लग गए हैं। दैट ऑल इज ओके, बट आपको इस टाइम ये आर्किटेक्चर समझना चाहिए दैट इन द कोर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज अ न्यूरल नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर which has been trained on a certain data set. वो अनस्ट्रक्चर्ड था, किसी तरीके से उसे स्ट्रक्चर किया होगा और उसके बाद उसे ट्रांसफॉर्मर से ट्रेन करा है। अब ट्रांसफॉर्मर ट्रेंड है, फ्यूचर में वो तो एक पैटर्न ट्रेन कर सकता है जब उसे डेटा मिलेगा। तो जब हम चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डालते हैं, आप उसको समझो वो प्रॉम्प्ट नहीं, इस तरह के इनपुट्स होंगे कि आपने उसे एक्शन सीन्स और डायलॉग सीन्स दिए हैं, तो वो आपको ये बता पा रहा है कि वो लाइव्ड है कि नहीं है। Is this thing making sense? That prompting is what we are doing. The prompt which we put on ChatGPT is nothing but inputs for an ML model or a neural network model, and it is saying whether the movie would be like that. The only difference between the output of a ChatGPT is that it keeps on predicting next word. तो जैसे मैंने बोला once upon, तो वो देखेगा पास्ट में कि once upon के बाद क्या आया था, तो बोलता है टाइम। उसके बाद क्या आया था, बोलता है उसके बाद कॉमा आया था। उसके बाद बोलता है देयर आया था। उसके बाद क्या आया था, वॉज आया था। उसके बाद क्या आया था, किंग आया था। ऐसे करते करते वो आगे बताता है। दैट्स हाउ ChatGPT क्रिएट्स दीज बिग सेंटेंसेस। इवन अगर उसको कोड पे ट्रेन करा है, अगर वीडियो की जगह मैं बोलूं उसको कोड पे ट्रेन करा है, तो प्रेडिक्ट करेगा कोड। इसका भी मॉडल है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं थोड़े भी, तो क्लॉड AI नाम से एक देयर इज अ एंथ्रोपिक का एक मॉडल है क्लॉड AI। आप इसको देखेंगे, दे हैव सेड कि मेरे को फुल स्टैक और ये जितना भी कोडिंग वाला काम है मुझे उस पे ही काम करना है। आई डोंट वांट टू क्रिएट ऑडियोज, आई डोंट वांट टू क्रिएट वीडियोज। दे आर जस्ट ट्राइंग टू रेप्लिकेट हाउ ह्यूमंस कोड, एंड जिनका टारगेट ही ये है that they would
automate all coding processes. अब मुझे पता है, I am a coder from heart. मुझे पता है that someone is trying to build something which will remove my work, right? It will eradicate my work. So what I am doing is I am trying to learn AI as much as possible so that I am able to utilize that particular model to code in future. So what I have done is I have stopped the coding. I have started using these models to create codes and use them directly. It makes my work done faster, and I am at least converting myself into a workforce for future. हम सबको पता होता है that what future is asking, and we are just trying to. अभी मुझे लगता है we are just trying to little bit be in denial कि नहीं, this cannot be replaced. Everything would be either impacted or it would support. Hence, हमारा as a person in this particular era, as a professional in this particular era, it's my responsibility to at least be aware about what is happening around me. And awareness के लिए it's not necessary कि आप ML, AI, ML, DL, NLP, GenAI, ये सारा architecture, everything you need to understand. आज हमने एक general understanding ले लिए from the bottom to top. Now, all we need to do is we need to do hands-on. Sometimes it's not necessary कि मैं wait करूँ कि हाँ मैं कल चलूँगा, परसों चलूँगा. Sometimes this is the time where we all need to start running. So let's try to remove this kind of denial if we have any, and let's try to learn this as much as possible. अब ये ChatGPT सबसे पहले टेक्स्ट पे ट्रेन होके आया था, तो वो टेक्स्ट प्रेडिक्ट करता था. लेकिन अब आपने देखा है कि गूगल के कुछ मॉडल्स आने लग गए हैं जो इमेज पे बहुत काम कर रहे हैं. बीच में आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों की फोटोज आती थी जो मे बी आपको लगता था बड़ा अजीब सी फोटो है, पीछे आईफिल टावर है, लेकिन वो दोनों बहुत रिलेटेबल से नहीं लगते थे, बहुत अजीब लगता था. दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ नैनो बनाना. दे क्रिएटेड अ मॉडल व्हिच वाज कॉल्ड नैनो बनाना, एंड इट वाज परफेक्ट इन मर्जिंग टू इमेजेस. तो मैं अपना कोई भी फोटो डालूंगा और मैं उसे बोलूंगा मुझे आईफिल टावर के आगे खड़े कर दो, तो वो मेरे को मर्ज कर देगा वहाँ के मौसम के और एरिया के और इवन कपड़े भी. It will merge according to that, and this is how a lot of AI tools are working nowadays. तो जो AI tools at least मेरे प्रोफेशन के काम के हैं, आपके प्रोफेशन के काम के हैं, वो हमको ढूंढने चाहिए, हमको यूटिलाइज करना चाहिए, देखना चाहिए whether they are helpful in my day-to-day work or not. तो I'll walk you through across a few tools. Maybe अभी हम tool पे काम करते हैं, but beyond that we'll start post break. We'll start with the major tools for that. So the first AI tool which I want to show you is Vagrant. Maybe this PPT I can share with you later, but we'll quickly walk through to understand ये वही चीजें हैं जो हमने पढ़ी है. Deep learning and language understanding to bridge modern AI, brain inspired architecture. I told you neural network जो है brain से बने हैं. Learning through layers, हमने एक architecture बनाया था जिसमें neural network की learnings थी. Language breakthrough, that it was now able to understand the language in which humans speak. This enabled machines to understand language patterns, paving the way for AI that could communicate. Hence, I gave you that example of Alexa. Okay, next, what is generative AI? We have seen that how it generates. अब NLP से generative AI का जो journey है, it's just जहाँ पे transformers बने, उन्होंने ज़्यादा data के ऊपर training करी, parallel processing हुई, and जिस डेटा पे ट्रांसफॉर्मर्स ट्रेंड है वो उसको क्रिएट कर सकते हैं. जिस तरीके से हमने देखा जनरेट एसेस, तो हमने लिखा ही था वंस अपॉन अ टाइम, वो आगे का लिखने तक लग जाएगा बिकॉज़ इट इज एबल टू क्रिएट टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, समरीज, क्रिएटिव राइटिंग फ्रॉम स्क्रैच, नेचुरल कन्वर्सेशन. हमने बहुत बार इन आवर ओन लैंग्वेज आल्सो वी हैव कम्युनिकेटेड विद ChatGPT एंड मे बी Gemini, एंड इट वाज एबल टू रिस्पॉन्ड. एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, अभी LLM मॉडल क्या है? LLM मॉडल एक ऐसा natural language model है which can predict, right? Which can predict or generate things. अब इसको utilize करके there are a lot of tools being made around it. Me as an AI person, I need to understand that मैं LLM को कैसे utilize कर सकता हूँ, and the best utilization of generative AI right now is via generative AI tools. So this is all good. Generative AI tools, there are some which can help us in lesson planning support. Let's say I want to teach something which is something new for me. As educators, we always find something that there is a certain new topic which I need to teach, and I have to understand it, how I can ensure that the student also understands it when I teach it.
So it can help us in creating lessons, outlines, and difficulty level. It can help us in creating examples, questions, simplifying a complex topic for us. It also can create for us a learning plan which can support the slow learners. We always have to support everyone, right? So how to support those slow learners? तो एक example ऐसे करेंगे, मतलब it will be kind of a real world example which everyone can relate to make it easier for everyone's understanding. So we need to understand how we can use these tools as a teaching assistant. It cannot be a teacher itself. Maybe 5 years, 10 years down the line, it can do something. But currently, it cannot be a teacher itself. It is just gonna act as an assistant, and we need to understand how to use it for my day-to-day purpose. And I am gonna show you one example. You'll understand that how it can easily help you in day-to-day work. But इन सब चीजों के साथ जो हमने आज डिस्कस किया है, there are challenges also involved. Hopefully आपके साथ भी हो रहा होगा. Hopefully आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, where currently you are sending a lot of emails, but all your emails are ChatGPT created. And this is happening with everyone, and this particular thing is called a technical debt. Technical debt क्या होता है? That I'm not sure what I'm creating. It is running, but I'm not sure what I am creating, but it will surely impact me in future. अभी मैं जितने भी emails भेज रहा हूँ, जितने भी text लिख रहा हूँ, जितने भी documents बना रहा हूँ, हो सकता है वो generative AI created है, लेकिन it is not necessary कि मैं future में उस चीज को खुद बना सकूँ. तो it leads to a lot of over dependence. तो मेरा ये सजेशन रहता है, हमको AI tools use करने चाहिए, लेकिन wherever we feel that my brain needs to work hard upon this, we should do that. Otherwise, our critical thinking process जो है, it will reduce, and we do not want to do that. Humans का importance ही है that we are innovative, and we need to keep that innovative thought process inside. Ethical misuse, these all things would keep on happening. We need to create tools. We need to use tools in such a way that the misuse should be least. So overall, the idea is the risk is not AI itself, but uncontrolled use of AI without proper guidance and education framework. We need to create proper frameworks, and we need to use it with proper guardrails so that it is not what's exploited, right? So as educators, our role is to teach students when and how why to use AI responsibly. So there are scenarios we need to clearly indicate. So let's say if when I am teaching people, I am sure that this can be done via an AI tool, but I do not introduce them to it as I introduce the new topic. क्योंकि अगर हमने अपना ब्रेन एक्सपैंड नहीं करा, हमने उस टॉपिक को समझा नहीं, डायरेक्टली टूल से करवा लिया, देन वी विल बी नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. अगर मैंने डे 1 पे गाड़ी लेते ही ड्राइवर रख दिया, आई वुड नेवर बी एबल टू लर्न ड्राइविंग. फर्स्ट आई नीड टू लर्न ड्राइविंग, देन मे बी आई कैन यूज अ ड्राइवर टू रिड्यूस माय एफर्ट्स. This is the simplest example I can give about utilization of AI. Okay, so हमको वो जो tools हैं वो देखने हैं. We will be seeing 3 tools today. One is greatly impactful, Google AI Studio. It is one-stop solution for a lot of things. But beyond this, there would be one tool called Gamma AI. It can help you in creating AI-powered presentations. And the third would be Vagrant Quiz. We teach a lot of topics, right? And next day we want that the people should revise it. Come revised with it, right? Keep on practicing that. हम अपना जो भी curriculum पढ़ाते हैं, हम सोचते हैं कि all my students should be aware about it. They shouldn't leave it behind. तो वो refresher kind of देने के लिए what we can use is we can create quizzes. लेकिन quiz बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को वो सारे topics देखने पड़ेंगे जो मैंने पढ़ाए. उन टॉपिक्स में से मुझे क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे, एंड क्वेश्चन के 4 डिफरेंट आंसर निकालने पड़ेंगे अगर मुझे क्विज बनाना है. उसमें से एक करेक्ट निकालना पड़ेगा, मे बी एक गूगल फॉर्म बनाना पड़ेगा जिसमें मैं एमसीक्यू क्रिएट करूं, एंड दिस ऑल बिकम्स अ वेरी टाइम टेकिंग टास्क. तो फर्स्ट थिंग वी विल सी इज Vagrant Quiz, which will help us in creating AI assisted quizzes, and they will be very quick. Okay, these tools are amazing, and maybe you would be surprised to know that this entire PPT which you are looking at has been created via Gamma AI itself. तो इस चीज से शायद से थोड़ा सा it gives kind of a motivation to understand that this entire thing is a Gamma PPT,
it hasn't created itself. ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, सब कुछ अपने आप बन गया है. I have given it the entire content which I wanted to deliver, which I wanted to speak. लेकिन most of the designing part, the heavy load has been done by Rama. So we'll see that how we can create presentation, and it creates beautiful professional presentations. This is one thing I like. There are a lot of tools which can create presentation, but Gamma is currently excelling in that. There is one more PPT tool. I think so. Its name is Manus. It also creates amazing PPT, but itni professional PPT is currently nobody is able to create. So let's hop on to Wayground. Okay. So this is the first UI which you're gonna see as soon as you open Wayground. What you will see is there are three different things: create, search, and upload. Search is the best thing which you can use, but we'll walk through create also. Left hand side पे home रहता है, library रहते हैं. Library is for the quizzes which I have created manually here. कुछ quizzes को मेरे को अच्छे से लगते हैं, वो मैं save करके रखता हूँ so that I can reuse them. Okay. There is third option which is called sessions. मैंने जितने आज तक quizzes लिए हैं, मतलब the participation of quizzes I have done for my students. So I teach a topic and then maybe I put a quiz in front of it and then they respond accordingly. Okay, and what I can see is how was the class performance. So now I understand that in which particular topic a particular person needs attention. So maybe when I did OOPS like session, OOPS is a certain topic of a coding language. Let's totally ignore the technical part. But when a certain topic was taught and I took the quiz, what I understood that Aniket Selokar's performance was pretty low. He was only 9% accurate out of whatever number of questions that person got. Completion rate 90% people completed the course. 21 total students were there. 11 questions were there, and this is the performance of each and every student. It gives amazing results. और अभी के लिए कुछ quizzes कराना free है. It's a paid tool, but आप at least you can start off. Or just in case if you feel that it's a paid tool, you can have multiple Gmail accounts to have free versions. So the overall idea is at least start utilizing it. So it gives good analytics. मेरे हिसाब से तो it works very well and I use it extensively whenever I need to ensure that I need to revise a certain topic, assess my students. I can do that. There is a students section also available. What you can do is you can create classes here. Let's say I have 3 different batches. So I can create batch 1, batch 2, batch 3. I can add students in batch 1, students in batch 2 and batch 3. Add student. I can send this link to the batch. They would join and then I can assign a quiz. तो मैं आज कुछ पढ़ा के उनको quiz दे सकता हूँ. They can do that quiz. And the best part is that इसके अंदर प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है. अगर कोई फुल स्क्रीन छोड़ के जाएगा, मतलब किसी ने भी अगर स्क्रीन स्विच करने की कोशिश करी क्विज के ड्यूरेशन में, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा या फिर मेरे को उसका नोटिफिकेशन आएगा दैट समथिंग वाज हैपनिंग इन दिस. तो ऐसा नहीं है आपने क्विज किसी को दिया एंड दे वुड बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ चीटिंग इन दिस. ऑब्वियसली आप यूज कर रहे हो एआई और लोग भी एआई यूज करेंगे. दे ऑल are very smart in this, but at least it's my responsibility as an educator to give them something, and they at least 5%, 10% people would honestly do it, and this is what we work for. Okay, so classes हैं, हम इसमें co-teachers, students को ऐड कर सकते हैं और मैं डायरेक्टली किसी भी क्विज को किसी भी क्लास को सेंड कर सकता हूँ. लेकिन सबसे easiest प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ जिससे आप आराम से क्विजेस आप अरेंज कर सकते हो. दैट इज आप सर्च पे गए, you search for a topic. Let's say I search for a topic called as thermodynamics. There would be a lot of quizzes which are pre-created present in here. उसमें सब में लिखा होगा this is thermodynamics for a maybe 9th to 12th grade student, 16 questions. Thermodynamics for 11th or 12th grade, 10 questions. Maybe thermodynamics for university. Let's go for a university level. It's just a difficulty level. ठीक है, तो हम thermodynamics university level पे गए. The first page it is going to show कि इसके अंदर कितने questions हैं, कितने points के हैं. You can assign it to a particular student or a class. Assign to student to be done in class or as a homework.
What you can do is यहाँ पे बहुत सारे AI actions हो रहे हैं, अभी उसके बारे में हमें चिंता भी नहीं करनी, हमने सिर्फ एक वर्ड डाला है, उससे हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट कैसे करेंगे? All you need to do is start now, student based, that the student would do it at their own pace. हम टाइम सब कुछ सेट कर सकते हैं, we'll gradually see. क्लासिक वे, ये कुछ सेटिंग्स हैं, लॉगिन चाहिए हमें स्टूडेंट का, मे बी स्टूडेंट एक बार अगर लॉगिन किया हुआ था, उसने लॉग आउट किया किसी वजह से, उसको वापस करने देना है, मे बी वन टाइम वी कैन लेट देम डू, और अनलिमिटेड दिस कैन डू, क्वेश्चन टाइमर लगाना है कि नहीं लगाना है, स्टूडेंट कैन रिड्यूस शील्ड टू डिफरेंट गिवन, मतलब वो अगर आंसर्स जल्दी करते हैं, दे कैन हैव अपॉर्चुनिटी टू हैव मोर टाइम, तो उनको टाइम ज़्यादा मिलता है। इन जनरल क्वेश्चन का टाइमर है, मास्टरी में सेशन अटेम्प्ट्स, एंटी चीटिंग, दैट ऑन स्टूडेंट फॉर लिविंग फुल स्क्रीन, ऑफ टास्क एक्टिविटीज, वो ऑटोमेटिकली उस चीज का ध्यान रखेगा। गेमिफिकेशन, पावर अप्स, लाइव रिएक्शंस आएंगे, म्यूजिक भी चलेगा, देयर आर मेनी थिंग्स। वंस यू हैव डन ऑल ऑफ these settings according to your own choice, you can click on start. As soon as you click on start, आपको एक QR आता है, ये QR आप सबको बोल सकते हो, you can scan, maybe I'll scan it with my phone right away and show you what happens. So I've scanned it. Continue with Google. To start, have I put just a second? We start the game. Hopefully, I think so. I've done login. Just a second. Let me try to remove that. Session accommodation. Probably unlimited. Start. Enter your name. I have, as soon as I join, this is the name with which I have entered. ऐसे आपको अपने students पूरे यहाँ list मिलेंगे. Okay, someone else is also joined. You can join. I can show you what happens later, and maybe we'll wait for 10 more seconds if you want to join. You can join. It's very interesting. Class बहुत interactive हो जाती है इससे. I think so. Everyone should try to use it at least once. The best part is it's not just limited to some general topics. आप इसके अंदर अपने क्वेश्चंस भी अपलोड कर सकते हैं, and you can host them like this, so that at least it gives you answers. Should have taken some other topics. इसमें I'm not sure what kind of responses we'll get, but I'm hoping कुछ तो अच्छा करेंगे. All right, I'll now me as a Sir, you are not audible. I'm not audible. Am I audible now? Yes, sir, audible. Yes, sir. Now. Yes, sir. Thank you. All right. I think so. We have gotten a flavor of it. I'll end the quiz in next 1 minute. Maybe if you can submit as much questions as possible. Don't even worry about it. No off-task activity detected. Maybe someone can try minimizing going to different app. तो शायद से मेरे को उसका भी alert आएगा. I haven't tried it a lot, but anti-cheating का monitor भी है यहाँ पे और leaderboard पे दिखता है. Maybe in 11:36 in next 1 minute I'll
close the session. Cool. As soon as I end it, you will see the leaderboard. Amazing. And let the timer go off once. So what we are seeing is ऐसे आपको class की accuracy दिखेगी and very easily you can understand that what is the status of the class. Even you can let your students know that what is the status of them. इससे फायदा ये है, मुझे अगर कभी पता ही नहीं है कि मेरे gaps क्या हैं, I won't be able to work upon it. At least the student is aware that what are the gaps where that person needs to work upon. पूरा overview आता है यहाँ पे. And share the progress with parents if you want to do that. Email all parents. This is not the idea behind it, but the idea is that we can at least do something very smartly without spending a lot of effort. और इसी चीज को कुछ टाइम पहले तक करने के लिए we had to put a lot of effort. So जितना ये फ्री है टूल, उतना एटलीस्ट आप यूटिलाइज करने की कोशिश करिए. देखिए आपको किसी जगह पे हेल्पफुल है कि नहीं. Hopefully it was something which was interesting. Okay, एक बार होम पे जाके हम दो तीन चीजें और देखते हैं. Create a resource. इसमें you can create presentations inside the background also, but I have found that the slides with backgrounds aren't that professional. उसके लिए मैं I use Gamma only. You can create assessment जो अभी हमने देखा था. You can create videos, passage based question. You can put a passage and on that passage it will give you question. तो हमारे let's say if I have taught a research paper today in my session, so I can put that research paper and it will give me question based on that और directly वो उसका quiz बना देगा. तो हम assessment पे जाते हैं. You can import worksheets. आप Google worksheet से questions से spreadsheet से you can easily create quizzes, generate with AI. And create from scratch. Scratch मतलब मैं questions भी खुद डाल रहा हूँ, answers भी खुद डाल रहा हूँ. That we can do. तो अगर हम generate with AI पे जाते हैं, you can generate with AI via document. मैं एक document upload करूँगा, उसमें से questions बनेंगे, text और prompt from a website or maybe a YouTube video. Let's say if I put a YouTube video of myself explaining something, I can put that video link here to create the questions. To create the quizzes, just to ensure that the people have listened to my video properly. तो हम अगर text और prompt पे जाते हैं, we can put any prompt here. I taught basic mathematics in my class today. Please there quiz of that. हम इसको बोल दिया 10 questions, subject and grade. Subject हमने बोल दिया computers का है, grade university level. Try to continue. वो मेरे से पूछेगा इसके बाद भी. आप you can select 10 subtopics related to mathematics. तो इसने बोला mathematics लिखा है तो इसने मुझसे पूछ रहा है algebra है, number properties, percentage ratio. I'm not going to do anything. I'm just going to say generate a quiz. Okay. Generate questions. It will take a while because it is putting a prompt on a LLM, fetching questions, fetching answers, and creating such a beautiful display for us. So we have created one quiz. Now this quiz can be published. Let's publish कर देता हूँ. I have created 5 such quizzes till now. इसे publish कर दिया है. Publish करने के बाद वो मुझे मेरी library में दिख रहा है. Library में गया. 24 seconds ago, I created a quiz, basic mathematics challenge. Now I can host it the same way we saw the other one. I can do a start now, student based, classic, and start. मैं QR दिखा सकता हूँ and people can go ahead and do the quiz. So what recently what I felt was that nowadays the limit is not my technical powers. The limit is my thought process. अगर मेरा thought process है that I can create something
I should be able to create something like that. Then there is an AI tool which can help you in doing that. I just need to find that right tool to get my work done. Maybe it will be paid, maybe it will not be paid. That is a different conversation altogether. But right now, the limitation is not my technical powers. If I want to create a website app, I can create it. I can create a website. I can create an app. Maybe I'm not technically as powerful that I can create an app to date set, but there are tools which can help me in creating websites and apps, and that is also something which you're gonna see today. So for now, this is it. Maybe in the next session we'll be seeing the next two tools. We'll start with Gamma. I'll show you Gamma, and then we'll hop on to Gamma. This Google AI Studio, which is actually something which will take good amount of time of ours, and it is a very interesting tool. So hopefully we can take a break now. We will meet maybe at 11:40. Well, maybe at Preeti ma'am, are you there? Maybe 12:30 we'll meet. That's okay. Let's take a 45 minutes break. 12:30 we'll join back in the same session. Okay, sir. Thank you very much. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Okay, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Wow. Rajesh. Thank you, sir. Explained in a very little language and a very easy to understand, so that any general person can understand what is AI about. No? It was a wonderful introductory lecture. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. सर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा क्या हमें? Sir, I do Revise not have the रिवाइज करने के लिए नोट्स के लिए. I do not have the ability to record. I was not. मतलब मेरे पास recording available नहीं है यहाँ पे. Yes, organizer they will provide. But maybe the next session, if somehow we can record, we will record. Yeah, yes, yes. Sir, excellent ways. Is it possible to share the PPT, sir, in the group? Absolutely, ma'am. These are very useful for us. Yes, Yes. yes, sir. Absolutely. It's a very helpful for us, sir. It will be very helpful for us. Sure, sir. मैं उसको I can share it right away. Don't worry. Thank you, ma'am, sir. Thank you so much. For others, if you want to drop off, you can drop off. You can join back at 8:30. I'll be dropping off in next 1 minute. Thank you very much. Okay. Yes, sir. Thank you. Sorry, I couldn't hear it. But if you have any questions, feel free to ask. Otherwise, I'll drop off in next 1 minute. All right, guys. I'll meet you till 8:30. Bye. अरे मम्मीचे पण फिजिओथेरपी चालू करायची थोडा वेळच मिळाला. हो ना. आता कसं आईला हेल्प करायला तू आहे ना, तिच्यावरच एकटीवरच सगळं काम